आंदोलन जो रिजर्वेशन के खिलाफ शुरू हुआ वो कैसे मजबूर कर देती है उसी देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ने के लिए। कभी हैप्पीली इंडेक्स में भारत को भी पीछे छोड़ने वाला देश आज धू धू कर जल रहा है। कहने को तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है जो एक रिजर्वेशन के खिलाफ चालू हुआ था, लेकिन कहीं से ये रिजर्वेशन के खिलाफ चालू हुआ प्रोटेस्ट नहीं लगता, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है। Minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. आखिर क्या है ये कोटा सिस्टम, क्यों इसके पीछे पूरा का पूरा बांग्लादेश जल रहा है? जी हाँ, आज हम जानेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी को। आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर स्टूडेंट के आड़ में किन लोगों को फायदा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसे गैर संवैधानिक साबित कर दिया, तो फिर ये आंदोलन आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपने ये आंदोलन बंद नहीं। पहले से ज्यादा बांग्लादेश के मच रही है। अगर बढ़ाना है खुद को तो करे दैनिक आरवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। पहले समझते हैं इस वायलेंस के पीछे का राज क्या है, आखिर कैसे शुरू हुआ ये। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये रिजर्वेशन यानी बांग्लादेश में इसे कोटा सिस्टम कहते हैं, ये है क्या। एक्चुअली कुल मिला के कोटा सिस्टम 56% है, लेकिन इनमें 30% उन लोगों को दिया जाता है जो लोग बांग्लादेश की आजादी के समय यानी 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़े थे, या फिर अपने गर्दनों को तलवार की नोक पर लाके खड़े कर दिए थे ताकि बांग्लादेश को आजादी मिल सके और बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके और वहां के लोगों का शासन हो बांग्लादेश की सरकार पर। उनके परिजनों को ये आरक्षण मिलता है। मुद्दा यहीं पर गरमाया कि ये 30% आरक्षण सिर्फ उनको क्यों मिलना चाहिए, ये कुछ स्टूडेंट लीडर कह रहे हैं। क्योंकि आजकल के बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के वक्त किस प्रकार वहां के लोगों ने तलवार की नोक पर अपनी गर्दन रखकर आजादी दिलाई थी ताकि यहाँ के लोग सुखी से रह सके। लेकिन ये स्टूडेंट लीडर का मानना है कि अब हम एक नया बांग्लादेश बनाएंगे जो पहले से ज्यादा समृद्ध होगा, ये रिजर्वेशन कोटा हट जाना चाहिए। तो भाई साहब, ये रिजर्वेशन कोटा कुछ वर्षों के लिए बंद पड़ा था, इसे चालू किसने किया? हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया कि ये रिजर्वेशन कोटा फिर से लागू किया जाए, तभी आप लोगों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन आपका आंदोलन बंद हो जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि 18 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने इस आदेश पर रोक लगा दी और उसे गैर संवैधानिक साबित कर दिया। तो फिर ये आंदोलन आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपने ये आंदोलन बंद नहीं किया, आपने ये आंदोलन जारी रखा तब तक जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ के चली नहीं गई। और अभी भी आप आंदोलन कर रहे हैं, यानी आपका अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो आप रुक क्यों नहीं रहे हैं? आप वहां के अल्पसंख्यकों पर क्यों हमला कर रहे हैं? क्यों एस्कॉन टेम्पल और काली मंदिर पर हमला हुआ है? इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको एक और बात बता दूं, आपको जो लोग बरगला रहे हैं वो लोग बांग्लादेश का वही हाल करेंगे जो आज के डेट में पाकिस्तान का है। 2-3 वर्ष रुक जाइए, उसके बाद आप लोग भी कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखोगे। अगर ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो वहां के मंदिरों पर क्यों हमला हो रहा है? अगर ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो वहां के संसद को भंग करने की मांग क्यों उठ पड़ी? अगर ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो बांग्लादेश की आर्मी के होते हुए बांग्लादेश के पीएम रेसिडेंस पर हमला कैसे हो गया? बांग्लादेश के संसद भवन में तोड़फोड़ कैसे मच रही है? और अगर ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो इंटरिम गवर्नमेंट में अपने लोगों को शामिल करने की मांग क्यों उठ रही है? के पीछे का सच जानना जरूरी है। हम आपको एक कनेक्शन बताएंगे जो सीधा पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा होगा, चाइना से भी जुड़ा हो सकता है, यूएसए से भी जुड़ा हो सकता है। आप 2 नाम नोट कीजिए, एक मोहम्मद यूसुफ का और दूसरा नाजिद इस्लामी का। नाजिद इस्लामी हालांकि एक स्टूडेंट लीडर है जिसने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया था। कहा जा रहा है कि उसका कनेक्शन किससे है? उसका कनेक्शन बांग्लादेश कट्टरपंथी संस्थाओं से है, यानी आईसीएस। और आईसीएस कौन है? आईसीएस स्टूडेंट विंग है जमात इस्लामी का। ये वही लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश के आज़ादी के खिलाफ थे। उनका मानना था
कि बांग्लादेश आज़ाद नहीं होना चाहिए, बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान में रहना चाहिए, और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं रहता है तो वहाँ शरिया कानून लागू होना चाहिए। और जमाती इस्लामी को आईएसआई पाकिस्तान और चाइना ने इसी वर्ष फंड किया था ताकि इस तरह का कोई एजिटेशन हो सके बांग्लादेश में, और देखिए उसने कर ही दिया या करवा ही दिया नाजिद इस्लामी के जरिए। नाजिद इस्लामी हालांकि पढ़ा लिखा एक सोशोलॉजी का स्टूडेंट है, उसको सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है नाजिद इस्लामी, तो फिर आप इंटरिम गवर्नमेंट में मोहम्मद यूसुफ का लीडरशिप क्यों मांग रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ वहाँ का चीफ एडवाइजर बने? अब मोहम्मद यूसुफ कौन है मैं बता देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ नोबेल पुरस्कार विजेता है और इसने माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट में नोबेल प्राइज जीता था 2006 में। और मोहम्मद यूसुफ का कनेक्शन अमेरिका से भी है, हिलेरी क्लिंटन से उसकी काफ़ी नज़दीकियां हैं, और बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो मोहम्मद यूसुफ को 2 बार अमेरिकी अवार्ड मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ हो सकता है इस एजिटेशन में। क्या मोहम्मद यूसुफ भी नाजिद ये आंदोलन करवाया ताकि वो सरकार में आ सके और बांग्लादेश को अपने तरीके से चला सके? हालांकि मोहम्मद यूसुफ को कुछ वर्ष पहले ही बांग्लादेश की सरकार और कोर्ट ने ब्लड सकर कहा था, यानी वो बांग्लादेश से क्या खून चूसते थे वहाँ के गरीबों का, और उसी खून चूसने की प्रक्रिया में उनको मिला था नोबेल प्राइज, यानी माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाए थे जिससे गरीबों से वो पैसा लूट लूट के भर रहे थे। अब चलिए, अगर आपको याद है कि कुछ इसी तरह का गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था बांग्लादेश की पड़ोसी और भारत के पड़ोसी म्यांमार में, वहाँ भी एक नोबेल पुरस्कार विजेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया और बड़ी आसानी से उसे मिलिट्री कूप के जरिए कुछ दिनों पहले ही हटाया गया। बिल्कुल यही होगा बांग्लादेश के साथ। नाजिद इस्लामी आप समझ जाइए, मोहम्मद यूसुफ को भी वहाँ की आर्मी अपने दम पर हटा देगी, अपने बल का प्रयोग करके हटा देगी और खुद की सरकार बना देगी। फिर आप कहाँ जाइए? फिर कटोरा लेके भीख मांगिएगा और आपको भीख भी नहीं मिलेगी। हो गए ना आप अचंभित कि आखिर इतने छोटे सी बात के लिए, यानी इतना छोटा सा आंदोलन, बांग्लादेश में मिलिट्री कूप कैसे करा दिया, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट कैसे हो गया? और भारत में भी तो कई आंदोलन होते हैं लेकिन भारत में कभी तख्ता पलट नहीं होता है। कारण है भारत एक मजबूत डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई सलाहकार बाहर से नहीं आता है, कोई नोबेल प्राइज विजेता यहाँ का सलाहकार नहीं बनता। यहाँ एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी है जो जमीन से लेकर टॉप लेवल तक काम करती है और वो ही बाद में भारत सरकार की सलाहकार बनते हैं। ना सिर्फ मजबूत ब्यूरोक्रेसी है बल्कि मजबूत पार्लियामेंट भी है, मजबूत विपक्ष भी है, मजबूत सरकार भी है, मजबूत राष्ट्रपति भी है, मजबूत प्रधानमंत्री भी है, मजबूत जुडिशरी भी है और एक अदम साहस वाली आर्मी भी है। लेकिन किसी को बराबर पावर नहीं दिया गया, किसी को कुछ पावर दिया गया, किसी को कुछ पावर दिया गया है। और यहाँ की मूल संरचना में ही है आपस में प्रेम रख के देश के लिए आगे बढ़ना। हमारी विचारधारा अलग होती है लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक हो जाते हैं। तो बांग्लादेश को अगर मजबूत डेमोक्रेसी रखना है तो आपको भी ऐसी ही मजबूत संस्थाएं बनानी होंगी, यानी आपका पार्लियामेंट मजबूत होना चाहिए, आपका जुडिशरी सिस्टम मजबूत होना चाहिए, आपकी एग्जीक्यूटिव भी मजबूत होने चाहिए। बाकी इस मुद्दे पे क्या अपडेट आएगा हम उसके पीछे लगे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान ये इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद।